वायनाड से सांसद राहुल गांधी अब लोकसभा के सचिवालय के निर्देश के बाद, नोटिस के बाद पूर्व सांसद हो गए हैं। पर ये पूर्व फिर से हट सकता है क्या? पिछले कुछ सालों में करीब 7 बार ऐसा हुआ है जब राहुल गांधी हैड टू अपोलोजाइज अपने किसी रिमार्क पे या किसी बात पे। एक तो है लीगल बैटल जो अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे, दूसरी बैटल जो है वो पॉलिटिकल बैटल है और असली बैटल वही है। राहुल गांधी के साथ ये हो रहा है कि कहीं या तो वो खुद लिख रहे हैं या उनका जो स्मार्ट लाइन राइटर है ना, उसको उनको बदल देना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने कुछ करीबियों को कहा कि जाने दीजिए, मैं बिल्कुल तय हूं, अगर उनको मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने दीजिए, मुझे नहीं रहना है सांसद। अगर ये मामला नहीं सुलझ पाता है, राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड रहते हैं और उसके बाद 6 साल की एक मियाद और आती है आगे जिसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो टेक्निकली राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की रेस से या प्रधानमंत्री फेस होने के विपक्ष के या कांग्रेस उससे बाहर हो जाते हैं। तो साहब एक याद रखिएगा कि इस विपक्ष के पूरे खेमे में तमाम लोग शेरवानी बनवाने चले जाएंगे। अगर आपको पता क्या देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है, या फिर वो इतिहास के पन्ने पलटकर ये कह सकती है कि हम इससे पहले भी इससे बुरे दौर देख चुके हैं और उबर चुके हैं? हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। ललन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में आज हम कांग्रेस की हालिया चुनौतियों पर बात करेंगे। वायनाड से सांसद राहुल गांधी अब लोकसभा के सचिवालय के निर्देश के बाद, नोटिस के बाद पूर्व सांसद हो गए हैं। पर ये पूर्व फिर से हट सकता है क्या? क्या उन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? ये जो मानहानि का मामला है, क्रिमिनल डिफेमेशन केस है जो सूरत में चला, उसका क्या हाल है? उसके पीछे क्या राहुल गांधी एक राजनीतिक गलती कर गए, या उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है, सत्याग्रह किया है और इसके चलते वो न सिर्फ अपने पॉलिटिकल कार्डर को मोबिलाइज कर पाएंगे बल्कि एक नैरेटिव भी बिल्ड कर पाएंगे? दोनों ही तरफ के दावे प्रतिदावे हैं, आख्यान हैं, तर्क हैं, कुतर्क हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2024 का और उन सब के बीच एक बड़ा घटनाक्रम होता है। पहले कोर्ट का आदेश आता है और फिर लोकसभा के सचिवालय से ये निर्देश आता है। तो हमें लगा कि इस पर विस्तार से बात करनी चाहिए। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जावेद मुस्तफ़ा अंसारी साहब, हमारे साथ राजदीप सरदेसाई साहब हैं और हमारे साथ हैं हम सबके दुलारे, जिनको जावेद साहब प्यार से मधुबाला कह रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं एक हंगल हूं, राहुल श्रीवास्तव साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। थैंक यू, थैंक यू। शर्ट कैसे लगा? कलर? मैं शर्ट के कलर पर नहीं जाऊंगा मिस्टर सरदेसाई, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझसे एक सीनियर एडिटर और जर्नलिस्ट ने कहा था कि 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म कर दीजिए, इसलिए उस चर्चा को बचा लेते हैं। पी चिदम्बरम से मुलाकात करके आए हैं, जरा वो बताइए क्या बात हुई है, कांग्रेस क्या करने वाली है, क्या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी से मेरी कल शाम को बात हुई थी और तभी तय हुआ था कि कांग्रेस बिल्कुल तैयार थी, अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल तैयार थे कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि अब तो कानून जो है वो बड़ा साफ है कि अगर आपको 2 साल तक क्रिमिनल केस में कन्विक्ट किया जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो होना ही है। उसके बाद आप अपील तो कर सकते हैं और उन्होंने कहा हम अपील के लिए तैयार हो रहे हैं, सेशंस कोर्ट में जाएंगे। हालांकि एक व्यू, एक राय ये भी है कि सेशंस कोर्ट छोड़िए, गुजरात के कोर्ट पर भरोसा मत करिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो लेकिन जो अभिषेक मनु सिंघवी ने मुझे कहा कि हम सेशंस कोर्ट जाएंगे और वहां हम इस कन्विक्शन और सेंटेंसिंग पर स्टे करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक दोनों पे आपको एक तरह से स्टे नहीं मिले, सस्पेंड, आपकी सेंटेंस भी सस्पेंड ना हो, तब तक आप डिस्क्वालिफिकेशन से हट नहीं सकते। तो लगभग कांग्रेस को कल शाम ही भनक हो गई थी कि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन होनी लगभग तय है। तो एक तो है लीगल बैटल जो अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे, दूसरी बैटल जो है वो पॉलिटिकल बैटल है और असली बैटल वही है, क्योंकि उस पर कोई अभी तक ठोस स्ट्रैटेजी कांग्रेस नहीं बना पाया है। आज जब मैंने वरिष्ठ कांग्रेसी से बात की तो उन्होंने 3 स्ट्रैटेजी बताए। एक ये था कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, कि कांग्रेसी जितने भी है देश भर में वो जेल भरो आंदोलन शुरुआत करेंगे, एक ये था। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग था
कि जो कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं वो सब इस्तीफा दे दे। ये पहली हुआ था मुझे लगता है 80 की दशक में बोफोर्स के टाइम पे, उसी तरह से कि कांग्रेस की सब जितने भी सांसद हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में आके अपना इस्तीफा दे। लेकिन कई नेताओं का कहना है कि ये बड़ा डिफीटिस्ट होगा, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम सभी के सभी पार्लियामेंट छोड़ दिए तो उसका फायदा हमें कैसे होता है, राजनीतिक फायदा नहीं होगा। और तीसरा ये था कि राहुल गांधी खुद कह रहे थे, देखिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई अपील भी नहीं करनी है, मुझे संसद रहना है, अगर इनको मुझे जेल में डालना है डाल दे, और मैं तैयार हूं पूर्व से पश्चिम यात्रा करने के लिए। जो उन्होंने कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर की थी, अब हम एक यात्रा करेंगे पूर्व से पश्चिम। तो कांग्रेस में कोई ठोस स्ट्रैटेजी नहीं बन पाई है। कुछ ही घंटे हुए हैं ये जब निर्णय आया है और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन दो तरफ से बातें हो रही है, एक लीगल बात हो रही है और एक पॉलिटिकल बात हो रही है। और कांग्रेस में एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी के बहुत सलाहकार है और हर सलाहकार उनको कोई नई आइडिया देता है, तो किस दिशा में राहुल गांधी जाएंगे ये राहुल गांधी ही खुद जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने अभी तक कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, और यही कांग्रेस की इस समय कमजोरी है कि कोई ऐसे ठोस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी में नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सौरभ, मैंने कुछ देर पहले इस प्रोग्राम पे आने के पहले एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से कहा कि क्या आप आकर राहुल गांधी का बचाव करेंगे, अगर मैं आपको बुलाऊं मेरे प्रोग्राम पे, क्या आप कांग्रेस की बात रखेंगे? उन्होंने कहा आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक, मुझे पार्टी ने इजाजत नहीं दी है बोलने के लिए। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति आ गई है जहां विपक्षी दल राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं और कांग्रेसी खुद नहीं जानते कि कौन जाएगा, किस तरह से बचाव करेगा, क्या कहेगा। तो ये एक कांग्रेस की दुविधा है और ये एक मौका है। एक बड़े कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम कम से कम अब कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो लंदन में कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, वो वाकई खतरे में है, और हम ये बात जनता के सामने अगर अच्छी तरह से ले जाए तो जरूर हम इसका राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगता है, एक कांग्रेस में एक बहुत अनसर्टेनिटी लगती है कि किस दिशा में पार्टी को जाना। लीगल सेल भी कांग्रेस का जो है उसमें पार्ट टाइमर्स बहुत है, उसमें कोई फुल टाइमर्स ऐसे नहीं है उनके कानूनी सेल में जो वाकई हर ये जो कोर्ट का जो निर्णय आर दे मिसिंग कपिल सिब्बल, निगरानी भी राजदीप, क्या वो कपिल सिब्बल को मिस कर रहे हैं? देखिए, कपिल सिब्बल हो या कोई भी उनके कपिल सिब्बल हो या कोई भी बड़े उनके वरिष्ठ वकील हो, उनके पास फुल टाइमर्स की कमी है। एक कांग्रेसी ने मुझे कहा कि देखिए हमारे पास कोई कमी नहीं है, बहुत लीगल माइंड्स है, लेकिन वो अपने केसेस में ज्यादातर रुचि रखते हैं और कांग्रेस के केसों में कम। मेरे ख्याल से उनका इशारा पी चिदम्बरम और दूसरे नेताओं की तरफ था। जावेद अंसारी साहब, कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां दिख रही हैं वो उसको कैसे टैकल कर सकती है, क्या आपकी राय है? देखिए, दो चुनौती है। एक तो लीगल है, उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी और जो भी पी चिदम्बरम और जो लोग भी हैं, सलमान खुर्शीद, ये लोग उसको टैकल करेंगे। दूसरा है पॉलिटिकल, इसको कैसे, इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदले। लेकिन एक असलियत है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल अकेले अपने आप में बीजेपी से निपटने के लिए या बीजेपी को पॉलिटिकली टैकल करने के लिए सक्षम नहीं है। कांग्रेस ठीक है, जेल भरो कर सकती है, विजय चौक में प्रदर्शन कर सकती है, ये रोज़ हर हफ्ते या हर महीने जब भी संसद चलता होता रहता है, इससे बहुत ज़्यादा सरकार को परेशानी नहीं होगी। इस चीज़ को और व्यापक करना होगा और बड़ा करना होगा, और विपक्षी दलों को, बल्कि सारे विपक्षी दलों को साथ लाना पड़ेगा। Who will reach out to them on behalf of Congress? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल, या खुद गांधी परिवार वो काम कर रहा है, राहुल या प्रियंका या सोनिया, जितना भी उनका स्वास्थ्य इजाजत दे? देखिए, दो लोग हैं, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। अब कांग्रेस पार्टी को ये डिसाइड करना है कि क्या उसको अपनी बात, अपनी नाक बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए ईगो उसकी ज़्यादा ज़रूरी है, या एक ऑल इनकम्पासिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। और ये जो अगर ये रियली मानते हैं, ये जो बात पब्लिक में कहते हैं कि डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है, डेमोक्रेसी का खात्मा होना बिल्कुल अनकरीब है, अगर उसमें वो रियली बिलीव करते हैं तो उनको ये अपनी ये सब चीज़ें, ईगोस और अपने एम्बिशंस को
अलग रखे, सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करना होगा। वो आसान नहीं होगी। अभी 1 घंटा पहले मैं अखिलेश यादव जी के साथ एक प्रोग्राम में था जहां उन्होंने कहा, शुरू में तो उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने कानून बनाया था, उसी के शिकार हो गए, लेकिन बाद में एक उनकी एक बात थी, उन्होंने 2 चीज़ कही कि एक तो जो नेशनल पार्टी हैं उनको अपने थोड़े एम्बिशंस कम करने होंगे, और दूसरा सही वक्त पे सारी पार्टियां साथ आएंगी। तो थोड़ी एक आशा की किरण सही है, वक्त पे साथ आएंगी, सही वक्त पे साथ मतलब आएंगी। एन मौके पर 2024 के लोकसभा लेकिन चुनाव ये से पहले एन समाजवादी पार्टी 5-10 सीटें कांग्रेस को दे सकती है, जिसमें 2 परंपरागत सीटें और कुछ शहरी सीटें जहां सपा मजबूती से चुनाव लेकिन नहीं देखिए लड़ ये पाई। माहौल बदल गया है, ये ऐन वक्त पे आने वाले से काम नहीं चलता। ये 1987 जो राजीव गांधी के साथ जो जनता दल ने किया था, जो वीपी सिंह ने किया था, शहर शहर ज़िले ज़िले जाके वहाँ आंदोलन करना होगा, मीटिंगें करनी होगी और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। उसके लिए एक चुनाव के 2 दिन मुद्दा भी पहले चाहिए। मैं आप जब हम ये बात कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्री लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, तो उनका तो अपना नैरेटिव चालू है सत्ता पक्ष का, वो इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कल से जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ही इंसल्टेड, तो अब इसको भी तो काउंटर करना है ना कांग्रेस को। हाँ, तो सिर्फ कांग्रेस को करना है, और ये सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं हो सकती। और जो बैकवर्ड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो पार्टियां, जैसे राजद हैं, सपा हैं, मायावती जी से भी बात करनी चाहिए, और भी जो पार्टियां हैं, डीएमके है, जो ये सब बैकवर्ड्स की राजनीति करते हैं, उनको साथ लेना पड़ेगा। इस चीज़ का जवाब बहुत ज़्यादा ठोस तरीके से दे सकते हैं कि असली तो उनके दावेदार हम हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम इस साइड पे हम इसको मानते नहीं। पर जावेद साहब ये बताइए, हमने देखा पचमढ़ी, उसके बाद हमने देखा शिमला, है ना, ये सब 2004 की चुनाव जीत पहले, जिसमें कांग्रेस एक्टिवली जाती है, अलायंस बिल्ड करती है अलग अलग स्टेट्स में जाके, ताकि वो एनडीए को हरा सके, और 2004 में सफल होती है। तो ये सबसे बड़ा सबक था उनके लिए, टू चूज राइट पार्टनर्स और अपने पॉलिटिकल जो एम्बिशंस हैं उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना। हम लगातार देख रहे हैं कि ममता बनर्जी हो या बाकी दूसरे रीजनल छत्रप हो, वो इस तरीके की मैसेजिंग दे रहे हैं। आप जो सुझाव दे रहे हैं ये तो 2019 से लगातार दिया जा रहा है कांग्रेस को कि प्लीज रीच आउट टू देम, प्लीज रीच आउट टू देम इन टाइम एंड फाइंड एन इशू, एक ऐसा मुद्दा पाइए जो एक आम व्यक्ति के साथ रेजोनेट करे। आपको आइडियोलॉजिकल लेवल पे बहुत अच्छे लग सकते हैं इश्यूज के साथ, हम सावरकर पर बोलेंगे, हम आरएसएस पर बोलेंगे, हम अडानी पर आपको यह भी देखना होगा एज अ रियल पॉलिटिक कि क्या जिस व्यक्ति को हम चाह रहे हैं कि वो स्विंग हो जाए, बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आ जाए या बीजेपी से एंटी बीजेपी हो जाए, क्या उसको ये इश्यूज अपील कर रहे हैं, या जो इश्यूज अपील कर रहे हैं क्या आप उनको एक लोक लुभावन नारे में तब्दील कर पा रहे हैं, और क्या आप अपने मैसेज को, आपने 2019 में कहा हम 72,000 देंगे न्याय योजना में, बीजेपी ने कहा 6,000 अभी लो किसान सम्मान निधि, उनका मैसेज पहुंच गया और उनको उसके डिविडेंड मिले। तो ये जो आप सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव मैं लगातार सुन रहा हूं इस पहलू पे। पर क्या कांग्रेस के अंदर इस पे चर्चा हो रही है? देखिए, अगर चर्चा नहीं हो रही है तो फिर इनके लिए कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में हो रही है, और सबसे ज़्यादा ये जो अभी आप बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, ममता बनर्जी कह रही हैं, मैंने ये भी देखा है जब जनता पार्टी बन रही थी और फिर 1987 के बाद जब वीपी सिंह ने छोड़ा, जब जनता दल बन रहा था, तो चुनाव खूब कुश्ती होती है, खूब खींचातानी होती है, और फिर हालात ऐसे कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हालात के सामने झुकना पड़ता है और सब साथ आते हैं। ये असलियत ये है, और ये जग जाहिर है कि अकेले कोई भी विपक्ष की पार्टी बीजेपी से नहीं मुचैटा ले सकती। अगर साथ आएंगे तो हो सकता है लड़ाई हो सकता है एक आगे चल के चुनौती दे सकें। तो इनके लिए और कोई चारा ही नहीं है। अगर अकेले जा के खुदकशी करनी है तो बात दूसरी है। ये बड़े समझदार लोग हैं, ये अपना मुनाफा और नुकसान समझते हैं। अगर इस सब के बावजूद भी नहीं समझे तो फिर इनका तो भगवान भी नहीं भला कर सकता। जी, राहुल श्रीवास्तव जी, क्या है कांग्रेस और बीजेपी का गेम प्लान आपके हिसाब से? देखिए सौरभ, इसमें गेम प्लान जो है वो हम इसको, मेरे ख्याल से लोगों को शिकायत थी कि हम कांग्रेस को, राहुल गांधी को बहुत डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। लेकिन ये बात मैं कहूंगा कि चाहे आप अच्छा लगे बुरा लगे, राहुल गांधी इज पार्ट ऑफ द मेन नैरेटिव। आज के पॉलिटिकल नैरेटिव का एक हिस्सा राहुल गांधी अहम बन गए हैं, और वो लंदन में अपनी यात्रा करते हैं, देश भर की लंबी, दक्षिण से उत्तर तक,
उसके बाद वो लंदन में जाके जो भी उनके बयान रहते हैं वो ऐसे बयान रहते हैं कि जिसके कारण सरकार विपक्ष की तरह बिहेव करते हुए उनसे माफी मांगते हुए सदन में काम नहीं करने देती। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा साफ है कि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि जो उसकी पॉलिटिकल एनर्जीज हैं उसका एक नेशनल लेवल पे जो है उसका केंद्र जो होंगे वो राहुल गांधी होंगे ना। ऐसे में जब राहुल गांधी पॉलिटिकल नैरेटिव, और ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये हो रहा है 2014 से, यूपी के 2017 में हुआ, मैंने 19 में देखा हमने कि लगातार तमाम तरीकों से राहुल गांधी को बीजेपी और कांग्रेस को नैरेटिव का हिस्सा रखती है, क्योंकि उसके लिए कंपेयर टू रीजनल प्लेयर्स ये बात हम काफी करते हैं। लेकिन हमको इस समय पे जो है ना वो थोड़ा इशू राहुल गांधी है, और उसमें सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि दुष्यंत कुमार साहब ने कहा है कि लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यार। अब राहुल गांधी जी के लिए सिर्फ इस बार में बस सजा की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में करीब 7 बार ऐसा हुआ है जब राहुल गांधी हैड टू अपोलोजाइज अपने किसी रिमार्क पे या किसी बात पे। आपको याद होगा कि रफाल मामले में कोर्ट में जो कहा गया था उसके पे माफी मांगनी पड़ी, आरएसएस का मामला आया। अब परेशानी यह है कि आप कह रहे थे कि लोक लुभावन बात नैरेटिव में आनी चाहिए, तो क्या है कि चौकीदार चोर है, यह भी एक स्मार्ट लाइन थी। मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स में स्मार्ट लाइन हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। चौकीदार चोर है, मैं सेवक हूं, ये हूं करके लोग चाय वाला पे हुआ तो चाय वाले को पलट दिया गया। तो क्या है ये जो स्लोगन और टेम्पलेट्स है ना स्मार्ट लाइन्स के, ये बड़े बड़े दुधारू तलवार होते हैं। क्या होता है कि अगर एक गलत हो गया ना साहब तो ये छुरा बन के आपको गड़ जाते हैं। और राहुल गांधी के साथ ये हो रहा है कि कहीं या तो वो खुद लिख रहे हैं या उनका जो स्मार्ट लाइन राइटर है ना उसको उनको बदल देना चाहिए, पहला काम, क्योंकि वो नहीं अचीव कर पा रहा जो उनको कर लेना चाहिए। एक दूसरा जो है ये इस इशू से जो उत्पन्न हुआ है इसमें उनके बोलने का देखिए क्या है कि जो एक पॉलिटिकल रेकलेसनेस जिसे कहेंगे, लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी, और पार्टी के अंदर एक्सपीरियंस लोगों की प्रेजेंस, और तीसरा एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनकी सलाह ना मानने का कुछ ना कुछ नुकसान और खामियाजा हमेशा हुआ करता है। अगर आप 2006 में जाएं तो सोनिया गांधी जी के ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया। इंडिया टुडे का मुझे कवर याद है कि 2006 में था मार्टर स्ट्रोक। सोनिया गांधी जी ने, हमको फोन आता है अहमद पटेल साहब का मुझे, और मैं दूसरी चैनल में काम करता था कि आप जरा 10 जनपद आइए। हम और हमारे एक सहयोगी जो हिंदी में कांग्रेस करते थे, हम लोग सोनिया गांधी जी के घर पहुंचे तो अहमद भाई ने हमको टिप ऑफ कर दिया कि सोनिया जी जो है वो रिजाइन करने वाली हैं। और उसके बाद मैंने पूछा कि वो क्या करेंगी, कहें ये सवाल जरूर पूछ लेना। तो जब सोनिया जी बाहर आई तो हम पहले ही चला चुके कि सोनिया जी रिजाइन करने वाली है। तो सोनिया जी से सवाल जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आई विल रिकंटेस्ट। तो उन्होंने कहा मैं रिकंटेस्ट करूंगी। और बाहर जो माहौल था उस समय, सौरभ, बदल गया है। 2006 से कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क है, लेकिन वो स्पंक था उसके अंदर। अहमद पटेल जैसा एडवाइजर था उस समय पे, और अहमद पटेल जैसे एडवाइजर की सोनिया गांधी सुनती थी। ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। और बाहर गंगाचरण राजपूत बस के ऊपर खड़े हो गए बंदूक लेकर के, और लोगों के माइक छिन गए, तमाम चीजें वहां पे वो सर गंगाचरण वाला मामला 2004 में हुआ था। इट हैज नथिंग टू डू विद 2004 वाला। 4 में, हाँ। लेकिन क्या है कि इस तरह के मामला जो थे कि कांग्रेस में ये स्पंक था इस तरह की एक्टिविटी क्रिएट कर देने का, और सत्ता भी थी। जी, सत्ता भी थी और पार्टी मजबूत भी थी। शायद लेगेसी अभी उतने इशू बड़े नहीं थे। अब 2013 में आई है, जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सब सेक्शन 4 है ऑफ सेक्शन 8 उसको हटा रहे हैं। यानी किसी नेता को वो 3 महीने की मियाद नहीं मिलेगी, अगर वो कन्विक्ट होता है तो वो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि उस समय पे लालू प्रसाद यादव जी का जो 37 करोड़ का चाईबासा ट्रेजरी का केस था वो वहां पे गले पे तलवार की तरह लटका हुआ था। तो अपने अलायंस पार्टनर को बचाने के लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है। तो आपको याद होगा कि सितंबर 2013 के महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑर्डिनेंस को डिफेंड करने के लिए। उसमें राहुल गांधी जी आते हैं और वो बोलते हैं कांग्रेस करती है
जनता दल ऐसे करता है, समाजवादी पार्टी ऐसा करती है। हमको ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। उसके बाद उनकी लाइन थी, देयर इज अ टाइम टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। उस समय पे राहुल गांधी तमाम जो आक्षेप आ रहे थे करप्शन के, उनसे अपने आप को अलग करना चाह रहे थे। तो उस समय पे उन्होंने कहा कि इसको ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया जाना चाहिए। अब अगर वो ऑर्डिनेंस आज अगर होता तो ये मुश्किल नहीं आती। उसके बाद देखिए क्या हुआ। मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका के विजिट पे थे। मनमोहन सिंह की 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ओबामा साहब से, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनसे मुलाकात होने वाली थी। और वहां से मनमोहन सिंह जो है वो एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि ये कैबिनेट का फैसला था, मैं वापस आऊंगा और उसके बाद आकर के कैबिनेट में बात होगी। आडवाणी जी, जेटली जी, सुषमा जी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि साहब इस ऑर्डिनेंस को रोका जाए। उसके बाद क्या होता है कि प्रणब मुखर्जी बुलाते हैं लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है तो ये किस तरह से इसको ऑर्डिनेंस को किस तरह संभाला जाएगा। मनमोहन सिंह लौट के आते हैं साहब। उसके बाद एक कोर ग्रुप की मीटिंग होती है। कोर ग्रुप में आपको पता है अहमद पटेल वगैरह सब थे। और ये अक्टूबर 3, 2013 को ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो जाता है। अब बताइए कि उस ऑर्डिनेंस का ना तो उस सरकार को फायदा हुआ, लालू साहब जेल चले गए, मनमोहन सिंह की इज्जत खराब हुई, किरकिरी हुई, और वो इमेज जो थी ना, द प्राइम मिनिस्टर हु हैज नो अथॉरिटी, वो उस सरकार को उस समय पे बन गई। राहुल गांधी को भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि करप्शन एंगल के खिलाफ लड़ाई का उनका कोई ऐसा पुख्ता सबूत इससे नहीं आ पाया। लेकिन यह बात हो गई कि साहब ही डज नॉट रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। अब उसको लेकर के आज की स्थिति में अगर आइए तो वो ही एक स्थिति है कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ रैशनेस है जिसको शायद नुआंस करना पड़ेगा राहुल गांधी को अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। दूसरा, जब ये खबर कल आई तो ये फैसला, ये तो खैर राहुल गांधी को तय करना था। ये फैसला देखिए कोर्ट ने दिया है, चाहे जितनी मोटिवेटेड हम कह लें कोर्ट को, लेकिन मैं अपनी जुबान से नहीं कहूंगा क्योंकि जुडिशरी का माइंड को प्रीजज करना या उनकी विजडम को चैलेंज करना मेरा काम नहीं है। लेकिन वो कोर्ट ने फैसला लिया। इधर डिस्क्वालिफिकेशन का कानून जो है लॉ ऑफ द लैंड है। क्या एक मौका नहीं था राहुल गांधी के लिए, या कांग्रेस पार्टी के जो राजदीप कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं दिख रही है? मैं अगर एक अमूमन बात कहता हूं कि खतरा क्या था, अगर राहुल गांधी रिजाइन कर देते और उस समय बाहर आकर के क्या क्या मुद्दे थे कि ये केस मोटिवेटेड था, कर्नाटक में बोला, गुजरात में केस दर्ज हो रहा है, मोदी नाम की कोई एक कम्युनिटी नहीं जिसकी मानहानि की बात की जा रही है, ये सब जवाब दलील जो दी वो दी जा सकती थी। उसके बाद क्या था कि ऑर्डर जो है वो वर्थ स्क्रूटनी है, यानी उसको चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद बीजेपी जो है वो कैलिब्रेट कर रही है एक ऐसा एफर्ट कि राहुल गांधी को घेरा जा सके। उसके बाद ये भी कह सकते थे कि राहुल गांधी जो है वो सिंगुलर परस्यूट उनकी है कि लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करें और उसको बचा के रखा जाए, और इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। तो उस समय पर वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते। आज क्या हो रहा है कि आज वो सिंपैथी बटोरेंगे, एक मार्टियर बनेंगे। मॉरल हाई ग्राउंड नहीं हो पाएगा इसमें। मॉरल हाई ग्राउंड अगर कोर्ट में रोज जाएंगे तो रोज कोर्ट में जब अभिषेक मनु सिंह भी बयान देंगे तो बीजेपी के 10 मिनिस्टर खड़े होकर कहेंगे कि देखिए ये पिछड़ों को के बारे में बयान देते हैं। आज अखिलेश यादव जब बयान दे रहे हैं कि साथ हैं, देखिए साहब बहुत सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस सरकार के टाइम में बहुत सारे केसेस लग गए हैं। तो हर एक के दिल में, अपने दिल में एक सुगबुगाहट है कि साहब कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो यहां खड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी के कैंपेन चलाती है कि ये पिछड़ों के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था, तो अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो तो पिछड़े के वोट बैंक के क्लेमेंट है। तो अगर राहुल गांधी वहां पे उछाल मार रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ये कबूल होगा? नहीं कबूल होगा। तो ये पिटफॉल है। तो क्या राहुल गांधी इस समय पे एक फलक्रम बन सकते हैं? ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि एक मौका है, लेकिन उस मौके को कैपिटलाइज करने के लिए साहब क्या है कि वो बच्चन साहब ने बड़ा सुंदर कहा है कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, और उसके बाद कहते हैं कि पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। तो राहुल गांधी को एक नया अवतार बनना पड़ेगा, घर में सोनिया गांधी का एग्जाम्पल लेना होगा और एक नई मेहनत शुरू करनी होगी, वोट को जोड़ने की, विपक्ष को जोड़ने की। शुक्रिया राजदीप जी। आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आ रहा हूं एक और सवाल के साथ। फौरी तौर पर एक एकता नजर आ रही है।
अखिलेश यादव का स्टेटमेंट हो, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट हो या दूसरे विपक्षी दलों का, तो क्या इस फौरी मोमेंटम को एक ग्लू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल? मिस्टर सरदेसाई, देखिए, ये सवाल आपने जावेद अंसारी साहब से भी पूछा कि क्या कांग्रेस वाकई इन विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आगे बढ़ पाएगी। इस पर बहुत बड़ा सवाल इस वजह से है, और दो तीन कारण है सौरभ। ये राहुल गांधी जो है, जिनका वक्तव्य ऐसा है कि कई विपक्षी दल समझते हैं कि हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं करना। विशेषकर मैं ममता बनर्जी का उदाहरण देता हूं। ममता बनर्जी के मन में यह बात बैठ गई है कि राहुल गांधी जो है वो एक तरह से सीताराम येचुरी की ज्यादा सुनते हैं, बाकियों की कम। राहुल गांधी जो है वो वही व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार 2016 और 2021 में वामपंथियों से बंगाल में समझौता करके मुझे हराने की कोशिश की। राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिन्होंने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा का नेता बनाया कांग्रेस का, जो हमारा कट्टर विरोधी बंगाल में है। तो एक अविश्वास है, और ममता जैसे नेता जो है वो विश्वास पर चलते हैं। उनको लगता है मैं राहुल गांधी के साथ नहीं काम कर सकती, इस व्यक्ति पर मुझे भरोसा नहीं है। ये रही कुछ ऐसे दलों की जो कांग्रेस के बाहर है। कांग्रेस के अंदर भीतर भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनको लगता है, देखिए, राहुल गांधी जो है वो हमें नहीं बताते कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। वो हमसे उस तरह से बात नहीं करते और कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं करते। आज जब राहुल श्रीवास्तव ने सोनिया गांधी का उदाहरण दिया, यही फर्क था। सोनिया गांधी अपनी लिमिटेशन जानती थी, और उन्होंने अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, इन जैसे अनुभवी नेताओं को साथ रख के उनकी सलाह लेकर वो आगे गए। आज राहुल गांधी के पास उस तरह के अनुभवी नेताओं का अभाव कांग्रेस पार्टी में है। आपने पूछा कौन जाएगा और बात करेगा इन नेताओं से? क्या जयराम रमेश जा पाएंगे ममता बनर्जी के पास या केसीआर के पास? नहीं जा पाएंगे, उनमें वो राजनीतिक कद नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कर्नाटक में मुझे चुनाव जीतना है। उनका ध्यान ज्यादातर कर्नाटका पर है कि मुझे किसी भी हालत में कर्नाटका जो मेरा राज्य है वो जीतना है। तो राहुल गांधी के पास उस तरह के लोग नहीं है, ना ही राहुल गांधी की उस तरह से पर्सनालिटी है कि वो कंसेंसस बना पाए। और अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उसके पहले भी मैं आपको बात बताऊं, राहुल गांधी ने अपने कुछ करीबियों को कहा कि जाने दीजिए, मैं बिल्कुल तय हूं, अगर उनको मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने दीजिए, मुझे नहीं रहना है सांसद, जो भी हो मैं तैयार हूं। अब फिर उनके कुछ वकीलों ने कहा, राहुल गांधी जी क्या आप अपॉलॉजी करेंगे? क्योंकि अगर आप माफी मांगते हैं तो शायद जो कोर्ट जो 2 साल की सजा दे रही है उससे कम करती। नहीं, आई विल नॉट अपॉलोजाइज, किसी भी हालत में मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जब आपने एक तरह से अपना मन बना लिया है और बाकियों से सलाह नहीं की है, तो फिर वो गठबंधन बनाना मुश्किल होता है। आपने केजरीवाल जी की बात की, इंटरेस्टिंग है कि आज अरविंद केजरीवाल एक तरह से राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानिए वही अरविंद केजरीवाल कल तक एक G8 की बात कर रहे थे कि वो 8 गैर कांग्रेस गैर बीजेपी मुख्यमंत्री को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की उन्होंने डिनर का एक न्योता दिया था 19 तारीख को। वो हो नहीं पाया, वो बात अलग है, लेकिन उनका भी एक मन है कि कहीं ना कहीं हम एक नया समीकरण भी बनाए। ममता बनर्जी कल नवीन पटनायक को मिलने गई थी, अब वो HD कुमारस्वामी को भी मिलना चाहती है। वो भी अपना एक तरह से एक नया उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है। तो वो जो पहले की स्थिति हुआ करती थी जब सोनिया गांधी थी, आप देखेंगे सोनिया गांधी बाकियों के घर भी जाने के लिए तैयार थी। जब उन्हें मायावती से बात करनी थी, वो मायावती के साथ फोन पे या उनके घर जाने के लिए तैयार थी। आज राहुल गांधी ने ना अखिलेश यादव से फोन पे कभी बात की है पिछले सालों से, ना ही उन्होंने कभी फोन उठाकर ममता बनर्जी से बात की है, ना ही उन्होंने कुछ अन्य नेता जो हैं केसीआर हो जिनके खिलाफ कांग्रेस तेलंगाना में लड़ती है, लेकिन राहुल गांधी की जो मन में बात है वो कांग्रेस को एकला चालो रे, हमें अपने आप को मजबूत करना है। आज आपको दूसरे दलों की शायद जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप चाहते हैं कि वो सब समर्थन करे आपका, लेकिन ये हर दल जो है वो अपनी देख रहा है इस समय।
जावेद जी कह रहे हैं कि परिस्थिति बदल सकती है और बदलती परिस्थिति लोगों को साथ ला सकती है, ये हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अब तक सौरभ कोई ऐसी ठोस पहल नहीं की है सभी पार्टियों को एक तरह से मनाने की। कल शरद पवार ने एक कोशिश शुरू की है, उन्होंने ईवीएम का मामला उठा के बस सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश की है। टीएमसी उसमें नहीं शामिल थी, लेकिन शरद पवार उस तरह के व्यक्ति है और शरद पवार से बात करते ये लगता है कि शरद पवार को लगता है कि हाँ, किसी ना किसी व्यक्ति को नेतृत्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो विपक्ष है इस समय वो दिशाहीन है और नेतृत्वहीन है। तो ये जरूर मौका है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसको बड़ा बनाए, उसको एक राजनीतिक एक तरह मूवमेंट बनाए, लेकिन क्या वाकई कोई ऐसा नेता है जो इस मामले को आगे ले जा सकता है? ये बीजेपी जान गई है सौरभ, और बीजेपी इसी वजह से ये मौका ढूंढ रही है कि ऐसे समय जब विपक्ष अभी भी बिखरी हुई है, कोई नेता नहीं है, कोई दिशा नहीं है, एक डीमोटिवेशन है, जितने भी नेता हैं उन पर केसेस हैं, ऐसे मौके का फायदा उठाए। और एक आखिरी इंटरेस्टिंग बात, आज 14 दलों ने मिलकर, कांग्रेस भी उसमें शामिल, आप भी, टीएमसी कहां गए हैं? सुप्रीम कोर्ट, कि वहां ईडी का गैर इस्तेमाल हो रहा है पीएमएलए को लेकर। अब ये जो आइडिया आई थी, ये कुछ कानूनी सलाहकारों ने विपक्ष के नेताओं को दी थी, तो वहां वो कम से कम तैयार हो गए एक साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। लेकिन वही 14 दल पार्लियामेंट में एक साथ बैठने के लिए न तैयार है, न ही साथ जाकर राष्ट्रपति के पास जाकर उनके दरवाजे पर खटखटाहट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई दलों को लगता है कि हमें किसी दूसरे नेता पर इस समय विश्वास नहीं है, और राहुल गांधी भी तैयार नहीं है सभी को जाकर मिलकर उनसे बातचीत करना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ये कहना बड़ा आसान है कि विपक्षी दल एक साथ आएंगे, लेकिन उनका स्वार्थ जो है उनको अलग अलग दिशाओं में ले जा रहा है। आई डोंट सी देम कमिंग टुगेदर ओवरनाइट, जिस तरह की बात हो रही है। थैंक यू राहुल श्रीवास्तव जी। लास्ट पॉइंट, और उससे पहले दर्शकों को बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। प्रियंका गांधी का भी एक विस्तृत ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है, और इसके बाद पूरा अडानी की लूट, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन सब का जिक्र है, और कहा कि आप मुझे परिवारवादी कहते हैं, पर इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को खून से सींचा है, और तानाशाह कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल श्रीवास्तव जी, योर क्लोजिंग रिमार्क। सर, मैं एक पॉइंट उसमें कहना भूल गया था, राजदीप की बात से मुझे याद आया कि बीजेपी की एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी दिख रही है कि नैरेटिव, आपने कहा ना, बहुत जरूरी है। वो नैरेटिव को छितरा रही है, जिसको रायता फैलाना कहते हैं। ये मल्टीपल केसेस नेताओं के खिलाफ, नेता इधर फंसे रहे, उलझे रहे, कभी भी वो एक ऑनेस्ट प्लैंक बीजेपी को इंटीग्रिटी के मामलों में चैलेंज ना कर सके, तो वो एक सस्टेन्ड कैंपेन है, और उसमें डेमोग्राफिक इश्यूज जैसे पिछड़े, ये तमाम चीजों को बीजेपी लाती रहती है। वो विपक्ष के लिए एक चैलेंज है। दूसरा, राहुल गांधी के लिए एक चैलेंज जो, और विपक्ष के लिए आगे आया नया, जो कि कल तक की स्थिति से आज अलग हो गया है। देखिए साहब, कोर्ट में आप रास्ता ढूंढेंगे, सेशन कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो कहेंगे कि एपेलेट कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट है, तो आप एप्रोप्रिएट कोर्ट में जाइए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन परेशानी अब ये है कि जब ये कोर्ट में चलेगा तो रोज का तामझाम होगा, रोज खबरें छपेंगी। लेकिन अगर ये मामला नहीं सुलट पाता है, राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड रहते हैं, और उसके बाद 6 साल की एक मियाद और आती है आगे जिसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो टेक्निकली राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की रेस से, या प्रधानमंत्री फेस होने के विपक्ष के या कांग्रेस, उससे बाहर हो जाते हैं साहब। और उससे एक नई स्थिति उभरती है कि अगर राहुल गांधी उस रेस से बाहर हैं विपक्ष के, और इस सरकार के खिलाफ शायद अगर नैरेटिव बनता भी है, राहुल धुरी बनते हैं, कांग्रेस धुरी बनती है, या राहुल एक बड़ा रोल प्ले करते हैं विपक्ष को जोड़ने में, तो साहब एक याद रखिएगा कि इस विपक्ष के पूरे खेमे में तमाम लोग शेरवानी बनवाने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि शेरवानी को परेशानी ये होगी कि सबकी आकांक्षाएं जाग जाएंगी,
और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर होगा ऑपोजिशन यूनिटी में, क्योंकि अगर राहुल गांधी रेस से बाहर हो गए हैं तो उनके बाद किसकी शेरवानी किसके बदन पे आएगी और राष्ट्रपति भवन में दिखेगी, ये चीज जरूर गौरतलब है। शुक्रिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सौरभ भाई, आपने जिक्र किया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट राहुल श्रीवास्तव ने, जब सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया था तब माहौल जो था ना, आप अगर कांग्रेस ऑफिस आते तो वर्कर कई जगह से आ रहे थे और सोनिया गांधी के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ट्वीट कर रहे हैं कि कांग्रेस वर्कर्स को कांग्रेस दफ्तर आने नहीं दिया जा रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि सत्ता में होते हैं तब जलवा अलग होता है और लगातार सत्ता से बाहर हो तब जलवा अलग होता है। नहीं, आप देखेंगे सौरभ भाई, कल जो था, कल दोपहर को करीब 2:30 बजे मैं कांग्रेस ऑफिस से गुजर रहा था, सन्नाटा था। आप सोचिए, आपके लीडर को कोर्ट ने 2 साल की कन्विक्शन दी है और आप ट्विटर पर माहौल बना रहे हैं, लेकिन असलियत जमीन पर कैसे बनाएंगे? ये माहौल ट्विटर पे नहीं बन पाएगा। चलिए, आपने ट्विटर का जिक्र किया तो ट्वीट कर रहा था, आपने ट्विटर का जिक्र किया तो अब ट्विटर पे ही बात समाप्त करते हैं। मैं देख रहा था जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंत्रियों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके नीचे जो कांग्रेस की आईटी सेल है, जिसे एक तस्वीर को सबसे ज्यादा चस्पा कर रही है, वो तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी संसद में खड़े हैं, लोकसभा में खड़े हैं और एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तस्वीर में उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री जो उन दिनों मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं और पूरी कांग्रेस आईटी सेल इसी चीज़ को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी के ट्वीट में भी यही बात थी कि हम गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।